नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश सहित पांचों राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। अब 10 तारीख को वोटों की गिनती है। आज 8 तारीख है, कल 9, परसों 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी और पता चलेगा कि नतीजा क्या रहता है। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5वां राज्य पंजाब है, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कौन लौटेगा सत्ता में, कौन नहीं लौटेगा, 10 तारीख को मालूम होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि पंजाब को छोड़कर बाकी जगहों पर किसकी और कैसी सरकार बनने जा रही है, ये लगभग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पंजाब में हंग असेंबली आने के पूरे चांसेस हैं। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे आगे हो सकती है, नंबर 1 हो सकती है। लेकिन सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये निर्भर करेगा कि वो बहुमत के कितने करीब है। उसके अलावा इस पर भी निर्भर करेगा कि अकाली दल ने कैसा परफॉर्म किया है। बीजेपी और लोक कांग्रेस का गठबंधन जो है वो कैसा करता है। कांग्रेस की हार तय नज़र आ रही है। इसी तरह से उत्तराखंड की बात करें तो मुझे जो समझ में आ रहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने जीती हुई बाजी जो है वो हरवा दी है खुद अपने आप, अपने कर्मों से। गोवा और मणिपुर की बात करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दोनों जगह बीजेपी की सरकार लौटेगी, ऐसी इस बात की प्रबल संभावना है। बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा मेरे हिसाब से तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही और तर्क के लिए, मान लीजिए, तर्क के लिए कह रहा हूँ, मैं इस पर यकीन नहीं करता, मान लीजिए नहीं भी बनती है, तब भी कई ऐतिहासिक बातें होने जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेते ही ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो अपना निर्वाचित 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा शपथ लेंगे। 1952 से आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसको ये सौभाग्य मिला हो। दूसरी बात, अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कुल लगभग 29 मुख्यमंत्री हुए हैं। अलग अलग टर्म्स को देख लें तो 1-2 बार बने, 3 बार बने, 4 बार बने, उनको देखते हुए। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को, जैसे मायावती 4 बार बनी, उसको 1 गिना जाए, चूँकि एक व्यक्ति बना है, तो उस हिसाब से 21 मुख्यमंत्री बने। 21 मुख्यमंत्रियों में से केवल 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको 5 साल से ज़्यादा सत्ता में रहने का मौका मिला है, अलग अलग टर्म भी मिलाकर। और सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, अगर आपने पहले ध्यान न दिया हो, तो मायावती हैं। वो 7 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रही हैं, 4 टर्म मिलाकर। एक टर्म तो पूरे 5 साल रही थी, उसके अलावा 3 बार जो है छोटे छोटे टर्म थे उनके। उसके बाद आता है नंबर मुलायम सिंह यादव का, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वो लगभग पौने 7 साल मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार में मिला के। उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर संपूर्णानंद का, जो लगभग 6 साल मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव भी 5 साल से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वो 5 साल 4 दिन रहे मुख्यमंत्री। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो इस लिहाज से वो 5 साल 4 दिन जो है मुख्यमंत्री रहे, तो 5 साल से ऊपर वाले में उनका भी नंबर आ जाता है। अब जो होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की, चुनावी इतिहास की एक मिसाल बनेगा, जो कितने साल बाद टूटेगी किसी को पता नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही शपथ लेंगे 10 मार्च के नतीजे आने के बाद, आप मानकर चलिए कि वो एक नया इतिहास रचेंगे, न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिहाज से कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा करने के बाद, अपना निर्वाचित कार्यकाल कह रहा हूँ, 2 टर्म मिला के नहीं कि आधा इसमें आधा उसमें रहे, 2.5 साल या 2 और 3 साल। उसके बाद जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री, वो रिकॉर्ड वो पहले बना चुके हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, चाहे एक टर्म की बात करें चाहे कई टर्म मिलाकर। कल्याण सिंह कई बार बने,
राजनाथ सिंह बने, राम प्रकाश गुप्ता बने, लेकिन इनमें से कोई जो है पूरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। दूसरी बात, पूरे देश में कहीं भी कोई भी क्षेत्रीय दल बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाया। ये नहीं कह रहा हूँ कि हरा नहीं पाया, कह रहा हूँ अगर जहाँ सत्ता में बीजेपी रही है वहाँ से कोई क्षेत्रीय दल बीजेपी को कभी सत्ता से बाहर नहीं कर पाया। अगर फिर कह रहा हूँ तर्क के लिए मानिए कि अखिलेश यादव ऐसा करते हैं तो वो पहले नेता होंगे ऐसा करने वाले, लेकिन मुझे इसकी संभावना बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हालांकि चुनाव नतीजे के इतने नज़दीक आकर इस तरह की बात करना निश्चित रूप से एक जोखिम का काम होता है, लेकिन जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो लोगों से बात करके खुद देखकर जो समझ में आ रहा है, उससे लग रहा है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का आना ये संभावना से परे है। कम से कम इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह है, कई बार बता चुका हूँ। अगर नटशेल में थोड़ी सी बात करूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, तब से अब तक बीजेपी को जब सीधे मुकाबला हुआ हो हरा नहीं पाई। जनता दल के रूप में 91 में लड़ी थी समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह यादव थे, बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की। उसके बाद सरकार बर्खास्त कर दी गई। 93 में सपा और बसपा मिलकर लड़े, बीजेपी से एक सीट पीछे रहे, दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस गठबंधन के बाद, जो कि मेरा मानना है कि जो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ उससे ज़्यादा मजबूत गठबंधन जो है 1993 का था, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव भी अपने चुनावी या राजनीतिक लोकप्रियता के शीर्ष पर थे और कांशीराम भी अपनी लोकप्रियता और अपने आधार के शीर्ष पर थे। उसके बावजूद जो है वो बीजेपी के सामने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बन, या सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन भी नहीं बन पाए, तब भी बीजेपी बनी थी। उसके बाद फिर 96 में चुनाव हुआ, तब भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। जब बीजेपी 2002 में चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर चली गई, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी, जिसे बाद में बीजेपी ने ही गिराया, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव 2003 में मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा एक इतिहास बनाने जा रहा है। लेकिन बात इतने तक नहीं है कि एक इतिहास बनेगा, ये तो आंकड़ों में दर्ज होगा और इतिहास की किताबों में चला जाएगा। जो असली बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो बड़ा परिवर्तन लाएगी, वो कि क्या विकास, क्या लोगों का वेलफेयर ये चुनाव जिताता है, ये बड़ा सवाल होगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये इससे तय होगा कि आने वाले समय में दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति को किस तरह से नया शेप देंगी, किस तरह से अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव ये सबक होगा कि अच्छा काम करने से, लोगों के भले के लिए काम करने से, लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए काम करने से वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। ये चुनाव ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का, मेरा मानना है, संगठन उस तरह से पूरी क्षमता के साथ सक्रिय नहीं रहा। अगर संगठन की दृष्टि से बात करें तो 2014, 2017, 2019 में जिस तरह से प्रदेश के संगठन ने काम किया, उस तरह से 2022 में काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक, उनके खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी शायद ही कभी रही हो। 1991 में पूर्ण बहुमत मिला था भाजपा को, लेकिन उसके विधायकों के प्रति ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लेकिन इस बार विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी कई बार लगने लगा कि शायद वो चुनाव को पूरी तरह से बदल भी सकती है। आखिर में जो बदलाव हुआ विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, अब देखिए संघर्ष क्या हुआ, सरकार की प्रो इनकम्बेंसी और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी, इनका मुकाबला हुआ और आखिर में जो फैसला हुआ वो मोदी और योगी की छवि पर हुआ, उन पर भरोसे पर हुआ।
जगह जगह लोगों ने उम्मीदवार को कोसते हुए, गाली देते हुए, उसकी आलोचना, निंदा करते हुए कहा कि इनको छोड़ो, मोदी और योगी को देखो। इस तरह से विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने में बीजेपी कामयाब हुई। लेकिन आगे के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसे बहुत से इलाके हैं, चुनाव क्षेत्र हैं, जहां बीजेपी के विधायक 5 साल में जीतने के बाद कभी गए ही नहीं। वो लोग अगर इसके बावजूद जिता देते हैं तो ये विधायकों की कोई जो है उनकी कामयाबी नहीं है, ये निश्चित रूप से मोदी और योगी का करिश्मा है। और संगठन में जो समस्या थी, जो कमियां थीं, अगर चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद अमित शाह पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता से न जुटे होते तो शायद जो 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, जो आएगा, वो इससे खराब हो सकता था। और अगर संगठन ने पिछले 3 चुनावों की तरह काम किया होता तो इस चुनाव का नतीजा और बेहतर हो सकता था। क्या नतीजा होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। वो पता चलेगा मतलब सीटों की संख्या पता चलेगी। सरकार बनने में मुझे कोई शंका नज़र नहीं आती, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव एक बड़ा सबक है कि संगठन में क्या क्या नहीं करना चाहिए, संगठन की क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों हैं, इनको दूर कैसे किया जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि चुनाव से कुछ महीने पहले यानी सितंबर 2021 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यानी पार्टी के राष्ट्रीय इकाई ने तय किया कि सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सभी पार्टियां चुनाव से 6-8 महीने पहले से मतदाता सूची पर विचार करती, उनको ठीक कराने का, अपने जो लोग हैं उनको जोड़ने का, अगर उनका नाम नहीं है तो ये देखने का कि उनका नाम कट तो नहीं गया है, मतदाता सूची में कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक कराने का। ये सब काम जब करना चाहिए था तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन सदस्यता अभियान में लगा हुआ था। ये एक तरह से आप देखें जितना बड़ा स्टेक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर लगा था, उसको देखते हुए अक्षम्य गलती है। 2 उदाहरण विधायकों के देता हूँ, बहुतेरे हैं, मतलब कम से कम 60, 70, 80, 90, 100 के ऊपर भी जाएंगे ऐसे उदाहरण, लेकिन सिर्फ 2। बहराइच में अनुपमा जायसवाल मंत्री थी, भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया, मंत्रिमंडल से निकाला गया, उसके बावजूद उनको टिकट मिल गया। किन लोगों ने टिकट दिलवाया, क्यों टिकट दिलवाया, ऐसी क्या मजबूरी थी। दूसरा, लखनऊ में गोपाल टंडन मंत्री हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में बंगाली मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, गुस्से में वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे। उन्होंने कहा कि 5 साल तक हम दुर्गा पूजा में बुलाते रहे फंक्शन में, वो आए नहीं, तो समाजवादी पार्टी को तो नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी को दे देंगे। उनको पता भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, किस तरह से संगठन ने काम किया। ये जो सबक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। 2024 में सिर्फ 2 साल बचे हैं। ये ठीक है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा और उनके नाम पर जो पार्टी का वोट है उससे कहीं ज़्यादा वोट पड़ता है। उनके पास एक एडिशनल वोट है, टॉपअप है उनके पास। आज भी जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उनमें से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहा कि लोकसभा में हम मोदी जी को वोट देंगे। तो ये फ़र्क है पार्टी और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में। संगठन तमाम जो है और कोशिशें, इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री का अपना एक वोट बैंक है जो उन पर भरोसा करता है। तो लेकिन इस भरोसे की वजह से अगर शिथिलता आएगी तो उसका नुकसान होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।